हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो है हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज जो चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर कोई भी रेलवेज़ का एग्ज़ाम हो। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान के इतिहास विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। हिस्ट्री विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो हिस्ट्री है वो हमारा प्राचीन इतिहास है, जिसका चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसका चैप्टर है हमारा इतिहास का प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए, इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये नया चैनल है मेरा। आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की मच्छुतला चिंतामनुगामी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? एक बार फिर से देख लीजिए, आंध्र प्रदेश की मच्छुतला चिंतामणि शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों से सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। चलिए, इनका व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की मच्छुतला चिंतामनुगामी शिलाश्रय भारत के उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों का सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नीचे दी गई संस्कृतियों का कलानुक्रम कौन सा है? नीचे दी गई संस्कृतियों का कलानुक्रम कौन सा है, वो आप लोगों को बताना है। नीचे दी गई संस्कृतियों का कलानुक्रम जो है वह है, देख लीजिए, ऑप्शन ए ही है, एबेविलियन, एसुलियन, मुस्टेरियन, मैगडेलियन, मैगडेलिनियन। चलिए, इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, निम्न पुरापाषाण काल में मानव क्वार्टरजाइट पत्थरों का प्रयोग करते थे। इस समय के उपकरणों में हस्त, कुठार, विराधनी एवं खंडक प्रमुख थे। एबी लेवी एक प्रकार का हस्त कुठार था जो एक लंबा चौड़ा भारत के भरमकम एवं अनगढ़ तथा एलीवेली नामक मिडिल युग के पश्चिम यूरोपीय पुरापाषाण कालीन परंपरा के अनुसार रखी गई है। एस्यूली के हस्त कुठार था और एबी लेवी और किनारों पर व्यापारक परिकन्नार किया जाता था, और इसका नाम रीस युग का तीसरा चरण और जिसका दक्षिणी पश्चिमी जर्मन एवं रीस नदी के आधार पर रखा गया। मोस्तारी मध्य पाषाण काल के पश्चिम यूरोप की संस्कृति है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है, मध्यपाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल कहते हैं। चलिए, इनका व्याख्या देख लेते हैं। मध्यपाषाण काल मानव संस्कृति के उस काल से संबंधित है जो मानव के सर्वंतुल काल के प्रारंभिक समय में उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति के बाद विकसित हुआ। इस काल को कहते हैं। चलिए, हमारा इस काल को पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल वके के बीच संक्रांति काल भी कहते हैं। यह काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 5-6 हजार ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप लोगों को बताना है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह बागोर से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बागोर से प्राप्त हुआ है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। बागोर एक प्रमुख मध्यपाषाणकालीन स्थल है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका समय 500 ईसा पूर्व हो सकता है। यह मध्यपाषाण कालीन का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से मध्यपाषाण संस्कृति के 3 अवस्थाएं पाई जाती है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलीथ का उपयोग हुआ है? आप लोग देख लीजिए, माइक्रोलीथ का उपयोग जो है किस काल में हुआ था? तो ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्यपाषाण, ऑप्शन सी नवपाषाण और ऑप्शन डी ताम्रपाषाण। तो इसका उत्तर है मध्यपाषाण में हुआ था। माइक्रोलीथ का जो है उपयोग वह मध्यपाषाण में होता था। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। मध्यपाषाण युग पुरापाषाण काल की तुलना में बहुत छोटा था, जो भारत से लगभग 10,000 वर्षों तक चला, और इस अवधि तक तकनीकी पहचान छोटे पत्थर और औजार को माइक्रोलीथ कहते हैं। माइक्रोलीथ है। इसके अलावा मध्यपाषाण काल के लोग भी गुच्छे और ब्लेड से बने सूक्ष्म पाषाण औजारों का उपयोग करते थे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल
भीमबेटका स्थित है। कहाँ पे है भीमबेटका? तो आप लोगों को पता है भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणी आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलास्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप के में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? एमपीपीएससी 2003 में पूछ चुका है। आप लोग देख लीजिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को बताना है भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये पाषाणी आश्रय एवं मध्य भारत पठार के दक्षिणी छोर पर विंध्य पर्वतमाला के तलहटी में है। डॉक्टर वी.एस. वाकानकर प्रख्यात पुरातत्वविदों में से एक है। 1958 में इन गुफाओं की खोज की। भीमबेटका शब्द भीम बाटिका से बना है। इन गुफाओं का नाम महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम के नाम पर रखा गया है। भीमबेटका का अर्थ भीम के बैठने का स्थान। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृंग शृंग यानी हरिण का सिंह के छल्लों की माला का प्रमाण मिले हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल में मृंग सिंह, मृंग हरिण को कहते हैं, मृंग का श्रृंग मतलब सिंह के छल्लों के माला का प्रमाण मिले हैं? तो आप लोगों को बताना है कहाँ पे मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है महदहा में मिले हैं। कहाँ पे? महदहा में मिले हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदहा प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ की खुदाई 1978 से 80 के बीच में की गई। यहाँ से भी स्तर्भ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ हड्डियों के अनेक कलात्मक वस्तुएं पाई गई हैं। इनमें मृंग श्रृंग के छल्लों की माला एवं हड्डियों का आभूषण भी शामिल है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणी स्थल की हड्डियों से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणी स्थल से हड्डियों के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? आप लोगों को बताना है कहाँ पे हड्डियों से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है बागोर में जो है हड्डियों से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी 2005 में पूछ चुका है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दूसरे पेज में है तो उनमें जाते हैं। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा के निकट कोठारी नदी के किनारे प्रागैतिहासिक आवास स्थल था। यहाँ मध्य पाषाण काल के 5 मानव कंकाल मिले हैं जो सुनियोजित ढंग से दफनाए गए थे। बनास सभ्यता के इस उल्लेखनीय स्थल से पाषाण युग की सर्वाधिक सामग्री प्राप्त हुई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि भीमबेटका की गुफा जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की रायसेन जिले में है। यह पाषाणी आश्रय मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी छोर पर विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में है। डॉक्टर वी.एस. वाकनकर प्रख्यात पुरातत्वविदों में से एक 1958 में इन गुफाओं की खोज की। भीमबेटका शब्द भीम बाटिका से बना है। इन गुफाओं का नाम महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम के नाम पर रखा गया है। इसका अर्थ भीमबेटका का अर्थ होता है कि भीम का बैठने का स्थान। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। किससे संबंधित है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है गंगा की घाटी मध्य पाषाण संस्कृति से। गंगा की घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सराय नाहर राय और महदहा गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। इसमें से सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है जिसकी खोज के.सी. ओझा ने की थी। यहाँ से 3 मानव समाधियों तथा 8 गर्म चूल्हे पाए गए हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र जो है किस शिलाश्रय में प्राप्त हुए हैं? तो आप लोगों को पता ही है कि भीमबेटका में प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए इनका भी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या हालांकि भीमबेटका के बारे में कई बार हो चुका है।
मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्र को विश्व विरासत की सूची में सम्मानित किया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव स्वाधान के प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं? लखनिया शिलाश्रय प्रथम से मिले हैं। कहाँ से? लखनिया शिलाश्रय प्रथम से। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त में से मोरहना के नजदीक लखनिया शिलाश्रय प्रथम का प्रमाण मिला है। यहाँ पर 17 मानव स्वाधान प्राप्त हुए हैं। यह स्थल कैमूर की पहाड़ी में अवस्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक चरित्र शिलाओं में से सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चरित्र शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो आप लोगों को बताना है। देख लीजिए ऑप्शन, भाजा से, भीमबेटका से, जोरा से, अजंता से। तो इसका सही उत्तर है, देख लीजिए, सबसे बड़ी जो है शिलाश्रय जो है, पहली बात तो भीमबेटका से खोजी गई है। कहाँ से? भीमबेटका से खोजी गई है। दूसरी एक और जगह है जो कि जोड़ा से खोजी गई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतक के अंत्येष्टिक संस्कार से पहली बार परिचित हुए? पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतक के अंत्येष्टिक संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो इसका सही उत्तर है ये मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से। चलिए इनका भी व्याख्या देख लेंगे। व्याख्या देख लीजिए, दूसरे पेज में है तो उनको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हम। व्याख्या है, अंत्येष्टि संस्कार और हिंदुओं के प्रमुख संस्कारों में से एक है। संस्कार तात्पर्य हिंदुओं द्वारा जीवन के विभिन्न चरणों में किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड से है। यहाँ हिंदू मान्यता के अनुसार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। अंतिम संस्कार हिंदुओं के पृथ्वी पर बिताए गए जीवन का आखिरी संस्कार होता है, जिसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात मृतक के परिजनों द्वारा संपन्न किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पूरा पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? यानी कौन सा जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया था? पूरा पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले कौन सा जानवर को पालतू बनाया था? तो इसका सही उत्तर है कुत्तों को पालतू बनाया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नव पाषाण काल के पशुपालन के प्रारंभ होने के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया, जो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यह शिकार में मनुष्य की सहायता करता था, वह जंगली जानवरों से बचाता था। बाद में लोगों ने जानवरों को प्रोत्साहित किया और अपेक्षाकृत कोमल थे उन शिविरों के आसपास आए जहां वे रहते थे। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी झुंड में रहते और ज्यादातर घास खाते थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो जाते हैं? भारत में मानव अस्थिर पंजर कंकाल का प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो आप लोगों को बताना है किस काल से। तो इसका सही उत्तर है मध्य पाषाण काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाणिक पुरातत्व स्थल को टेरी स्थल कहा जाता है? एक बार फिर से देख लीजिए, इस प्रदेश में मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। टेरी टेला या टेरी समूह, यह स्थल तमिलनाडु में स्थित है। टेरी टेला का अर्थ होता है बालू का टीला। यहाँ से मध्य पाषाण काल के 11 बालू के टीले प्राप्त हुए हैं। यहाँ से फ्लिंट और चट्टे निर्मित उपकरण प्राप्त है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देख लीजिए, नव पाषाण कालीन मानव का जीवन की विशेषताएं थी। नव पाषाण कालीन मानव की जीवन की विशेषताएं थी। सब क्या विशेषता थी? खेती बाड़ी, ऑप्शन ए है। देख लीजिए, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है अस्थायी बस्तियों वाला जिंदगी, चौथा है लेखन कला का विकास। तो इसमें से कौन सा था तो आप लोगों को बताना है। देख लीजिए, तो सबसे पहले तो उन लोगों का खेती बाड़ी ये की सही है। उसके बाद दूसरा है पशुपालन, ये भी सही है। तीसरा है अस्थायी बस्तियों वाला जिंदगी, ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इनका। व्याख्या है, नव पाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक न रहकर कृषि एवं पशुपालन छद्वारा खाद्य उत्पादक बन गया है। मानव ने खेती करना सीख लिया। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी स्थित कोल्डी हवा स्थल से 7000 ईसा पूर्व धान की खेती का साक्ष्य मिला है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ।
मनुष्य किस काल से खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? मनुष्य जो है किस काल से खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? तो इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल से खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नवपाषाण काल मानव खाद्य संग्रह न रहकर कृषि के पश्च पालन द्वारा खाद्य उत्पादक बन गया। मानव ने खेती करना सीख लिया। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी स्थित किलडीहक से 700 ईसा पूर्व में धान एवं चावल की साक्ष्य मिले हैं। धान एवं चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे मिला है वो आप लोगों को बताना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सोडी मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये पाकिस्तान में स्थित है। तो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक जो है स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान दिया हुआ है ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है जौ था। यूपीपीएससी 1997 में पूछ लिया है। चलिए इनका भी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। आधुनिक समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है। जो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा एवं सोरगम, राई, जई अनाजों के पौधे एवं विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। उन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं मानव द्वारा उगाया जाने लगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण किस स्थान पर मिला है? तो वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है, अभी हम लोगों ने बात किया था कि मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है पाकिस्तान के, तो वहां पे गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियों का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान के प्रजातियों का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो इसका कहाँ मिला है? यह बेलन घाटी में मिला है। कहाँ पे? बेलन घाटी में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बेलन घाटी विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल तीनों के अवशेष पाए जाते हैं, जहां पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अन्न उत्पादक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए जाते हैं, जो किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण है। चलिए हमारा आज का जो वीडियो है यहीं तक है रहा। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा। नया चैनल है, आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबों को कुर्बानी में मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी लाभदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।